Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Morning, ma'am. So हम लोग पढ़ रहे थे कोरिलेशन ना, तो मुझे बताएगा जब तक सब लोग तब तक मुझे ये बता सकता है कोई व्हाट इज कोरिलेशन? कोई भी? बताइए, कुछ भी टूटे फूटे लैंग्वेज में जो समझ आया उतना ही बोल। Relation between two or more variables. रिलेशनशिप बिटवीन Two or more Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. So correlation is the simply relation between two variables. Relation between two or more variables. It can be two or more. चलो ठीक है. अब एक चीज हम लोग देखते हैं, कोरिलेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो टर्म आता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स की बात कर रहा है. और मैंने कहा था when we are going to measure the extent of relationship between the two variables, then हम term correlation coefficient. ऐसा है क्या? When we are going to use to measure the extent of relationship, किस extent तक relation है, relation कितना है ये नहीं डिफाइन किया जा सकता, क्योंकि कितना है वाला टर्म जो आता है वो मैथमेटिकली ही डिफाइन कर सकते हैं हम. और जो चीज हम मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं उसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोल रहे हैं. और कोरिलेशन जो होगा वो बहुत तरह का हो सकता है. दैट इज, मैंने कहा था कोई कर्व फॉर्म हो सकता है या फिर कभी कोई स्ट्रेट लाइन हो सकता है. जब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा तब हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप. देखिए, जैसे हमारे पास आपने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन से में भी कभी आप लोगों का कुछ इंटरेक्शन हुआ हो, कुछ पता हो मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं. जब देखो कभी भी इक्वेशन ऐसा पढ़े हो, जब आप y इज इक्वल टू, मैंने जो लास्ट डे आपको बताया था डैश ax प्लस b, ये टर्म है. अगर इस तरह का फॉर्म मिले जिसमें x 1 हो और y का भी पावर 1 हो, तो इस तरह के रिलेशन को, मैथमेटिकल रिलेशन को हम बोलते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप. और अगर मैं सपोज मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, दैट इज वाई स्क्वायर लिख दिया एंड ए एक्स स्क्वायर लिख दिया, दैट इज बी एक्स लिख दिया, ऐसा कुछ टर्म आ रहा है जहाँ पे x का पावर है जो 1 से ज्यादा हो, मोर देन 1 हो, 2 3 4 5 6 एनीथिंग एक्सेप्ट 1. हाँ, x का पावर 0 भी नहीं होना चाहिए. अगर x का पावर 0 होता है तो मैथमेटिकली किसी भी चीज का पावर अगर 0 है दैट मीन्स द वैल्यू इज 1. इसका वैल्यू 1 होता है. तो ये भी नहीं होना चाहिए. x का पावर 1 है देन दैट इज लीनियर रिलेशनशिप, और x का पावर अगर मोर देन 1 है दैट इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप. लीनियर है कौन सा है? कर्व. इतना श्योर है. देखो जब ऐसा टर्म होगा ना, then we are always going to get a straight line. जब स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा तब आप बोलते हैं ये लीनियर रिलेशनशिप को मेजर कर रहा है. और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता किसी, अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ बना रहे हो, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है देन दैट इज लीनियर रिलेशनशिप. अगर इसी में मान लो कर्व कुछ ऐसा आ जाए या फिर कुछ इस तरह का कर्व आ जाए, तो कर्व अगर आ जाता है या फिर कुछ भी आता है दैट इज नॉट स्ट्रेट, देन आप बोलेंगे दैट इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, लीनियर मीन्स ये, और वो तब आता है मैथमेटिकली जब आपका इक्वेशन ही ऐसा हो. इक्वेशन अगर ऐसा है तो वो कभी भी जो स्ट्रेट लाइन, जो भी फॉर्म आप ग्राफ पे बनाओगे, इस इक्वेशन से जो भी ग्राफ बनाओगे, हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन देगा. और जब भी वो स्ट्रेट लाइन दे दैट मीन्स दैट इज ए लीनियर रिलेशनशिप, दैट इज शोइंग ए काइंड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप. और अगर कर्व बन जाता है देन दैट इज नॉट लीनियर. अब देखो, अभी जो हमें पढ़ना है वो लीनियर रिलेशनशिप पढ़ना है. हम कर्व के बारे में अभी स्टडी नहीं कर रहे.
आपको जो स्टडी करना है वो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स पढ़ना है। अब देखो कोरिलेशन, सबसे पहले तो हमारे पास टर्म था कोरिलेशन। सो हमें पता है कोरिलेशन है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब वो रिलेशन लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, तो हमें जो देखना है वो लीनियर रिलेशनशिप देखना है। सो लीनियर रिलेशनशिप के लिए अगर मैथमेटिकल इक्वेशन देखें, बिकॉज हम लोगों को क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ना है एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स में वी हैव टू गो थ्रू मैथमेटिकल टर्म्स, सो ये हमें मिलेगा इक्वेशन। अब जब भी स्टडी करना तो आपके दिमाग में ये इक्वेशन या फिर और भी कोई इक्वेशन नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन आना चाहिए, क्योंकि यही लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग ग्राफिकली शो कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट डे कोरिलेशन आर, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिसके बीच आप रिलेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्स एंड वाई, दैट इज एक्चुअली कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई divided by under root variance of x and variance of y। ठीक है, ये हमारे पास टर्म होता है, डेफिनेशन होता है। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कोवेरियंस टर्म मैंने बताया था, अगर एक में चेंज करते हैं तो दूसरे में जो चेंज आता है वो, तो ये टर्म हमें बस मैथमेटिकल डेफिनेशन याद रखना है कि कोरिलेशन का ये होता है। अब देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स हम यूज करने वाले हैं। चलो वापस से, सपोज हमारे पास, और रिलेशन की बात हो रही है तो ये भी पता होगा कभी भी एक वेरिएबल का रिलेशन की बात तो करते नहीं है, मोर देन वन वेरिएबल, एंड मोर देन वन वेरिएबल दैट मीन्स आइदर बाई वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल और कुछ भी हो सकता है। सो देखो कभी कभी इस तरह के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम ग्राफिकली यूज करते हैं, लाइक ऐसा ग्राफ। जब भी अगर ग्राफ, जैसे मान लो ग्राफ कैसे ले रहे हैं, आपका कुछ एज है, हम डेटा के टर्म में स्टडी करते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ एज और वेट, आपके क्लास की ही बात कर लें, कुछ पर्टिकुलर मान लो इधर आपका एज शो कर रहा है, या फिर आपके घर में जो एज वेट का कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा वो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। और सपोज आपको रिलेशन स्टडी करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज एंड वेट ऑफ द वेरिएबल। एज और वेट का, पर्सन का किसी का भी क्या रिलेशन होता है, कितना कम एज होगा तो क्या वेट होगा, ज्यादा एज होगा तो क्या वेट होगा। सपोज ऐसा कुछ वैल्यू है और आपके घर में कुछ वैल्यूज इस तरह के आ रहे हैं, आपके घर का डेटा है, मान लो ज्यादा लोग हैं तो इस तरह का डेटा ऐसा बन रहा है। अब इसमें से क्या करते हैं, इस तरह के डायग्राम को जो आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। जिस भी ग्राफ को, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस इस तरह से हम एज शो कर रहे हैं लाइक इधर, और इधर मान लीजिए वेट शो कर रहा है, ठीक है। अगर एज और वेट का रिलेशन देखना है तो जैसे जैसे एज बढ़ रहा है किसी का भी, मान लीजिए हम एज 0 ले लें, 0 एज वाले का क्या होगा, ऑब्वियसली वेट कुछ कम होगा। जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, ग्रोइंग एज में होंगे, तो जैसे जैसे एज इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेट इंक्रीज होगा, तो एज और वेट इंक्रीज होगा, तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है। अब इस तरह के ग्राफ में मान लो हम क्या करते हैं, कुछ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन कैप्चर करते हैं, और ये लाइन ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच कर रहा हो, या फिर इस स्ट्रेट लाइन से हमारे पास पॉइंट जो है वो, डॉट जो है, ये डिफरेंस जो है वो कम हो। मान लो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है इस तरह का, इसी तरह का डेटा हमारे पास है एज और वेट वाला, और इस तरह का ग्राफ बन रहा है, मान लो ये बन रहा है। तो अगर इधर से स्ट्रेट लाइन मिलाओगे तो ये इस तरह का जाएगा, यहाँ से ऐसे मिला रहे हैं तो इस तरह का जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है, पहले तो ये डॉट देखते हैं क्या है, दिस डॉटेड डायग्राम इज नोन एज स्कैटर डायग्राम, और इससे जो आप स्ट्रेट लाइन पास करा रहे हैं वो कोरिलेशन बिटवीन एज एंड वेट बताता है। इसी तरह ये जो ग्राफ होगा इस तरह से जा रहा है, ये भी कोरिलेशन बिटवीन एज एंड वेट बता रहा है, दिस इज एज एक्स
एंड दिस इज वाई, और ये एज और वेट का रिलेशन बता रहा है। ठीक है, देखो जब कोरिलेशन जैसे जैसे x यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, जैसे देखिए एज x मीन्स ये वैल्यू, आप जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए टिल 20 या टिल 30 हम एज और वेट की बात करें, सपोज 0 एज था किसी का, 0 एज है आपके घर में और एज 0 है, वेट कुछ मान लीजिए 2 kg 3 kg टाइप ऐसा कुछ होगा, एज 5 है, कुछ वेट होगा मान लीजिए 10 kg 20 15 kg अप्रॉक्स। इसी तरह एज ऐसा कुछ इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रहा है हम देख रहे हैं वेट इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कहा था मैंने, अगर आपके रिलेशन में मीन्स y इज इक्वल टू ax प्लस b, इसमें अगर आप x का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो हम बोलेंगे देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। और यही रिलेशन हमें यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। तो जब भी एक इंक्रीज होगा और दूसरा भी इंक्रीज होगा तो हमें जो ग्राफ मिलेगा ना वो इस तरह का, जैसे कैसे देखो, इसमें इंक्रीमेंट हुआ, हमारे पास ये पॉइंट आया, यहाँ से यहाँ आए, दूसरे में इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ आए ये पॉइंट, इस तरह थर्ड यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, देन फोर्थ। देखो इस पॉइंट पे देखो x में आपने इंक्रीमेंट किया तो y में भी इंक्रीज हुआ, y में इंक्रीज हो रहा है तो x में भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज होके ऐसे जा रहा है। तब रिलेशन होता है दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक में आप इंक्रीमेंट करते हो और दूसरे में डिक्रीमेंट होता है, मतलब मान लो x का वैल्यू यहाँ रखे आप, तो ऑब्वियसली आप x का वैल्यू यहाँ रख रहे हो, देखो y का वैल्यू कम हो जा रहा है। इसी तरह एक y का वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू कम हो जा रहा है। तो इस तरह का अगर रिलेशन हमें मिलता है देन दैट काइंड ऑफ, अगर ग्राफ में ऐसा कुछ ग्राफ दिख जाए देन देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ग्राफ कुछ ऐसा दिख जाए, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन दिख जाए, देन देयर इज जीरो कोरिलेशन हम बोलते हैं। और ये कैसे बता रहा है, जब भी आप डेटा को एक को x एक्सिस पे दूसरे को y एक्सिस पे अरेंज करते हैं तब उससे ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था ना, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप न्यूमेरिकल डेटा ऐसा टेबुलर फॉर्म लोगों को दिखा देंगे और वो डेटा हो सकता है उनके लिए यूजफुल ना हो, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा उनको। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सारा मैथमेटिकल टर्म्स समझ में आ जाता है, सारा क्वांटिटेटिव टेक्निक समझ में आता है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका हर प्रोसेस क्लियर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो उनको खुद ही नहीं पता होता किसका कंक्लूजन हमें कैसे निकालना है। सो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर आप ग्राफिकली उसको शो करेंगे और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे अपने डेटा, अपने स्ट्रक्चर, अपने रिलेशन को, और जो भी स्टडी मैकेनिज्म आपने यूज किया है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर रिलेशन को गेन करने के लिए, तो ये जो टर्म होगा वो ग्राफिकली आप उनको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे एज कंपेयर टू डेटा के टर्म में। तो हम जो कोरिलेशन पढ़ रहे हैं ना, उसी कोरिलेशन को हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं, दिस इज शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन, दिस इज शोइंग नेगेटिव कोरिलेशन एंड दिस इज शोइंग जीरो कोरिलेशन, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। जैसे मान लीजिए अगर हम ये बात करें कि अगर रिलेशन कुछ ऐसा हो जैसे जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि क्या टर्म आ रहा है, जैसे ऑनेस्टी एंड एज का रिलेशन, मान लीजिए ऑनेस्टी का कुछ डेटा दिया हुआ है और एज का डेटा दिया हुआ है, तो इस तरह से हम अगर उसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे देयर इज नो कोरिलेशन। और अगर ऑनेस्टी और एज में कुछ डेटा के हिसाब से, ये जब भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा होगा, तो जो भी डेटा गिवन होगा उसके बेसिस पे आपको बताना है वेदर देयर इज अ रिलेशन और नॉट, whether there is a positive relation or not, whether there is a negative relation or not। तो जो भी केसेस होगा उसको आपको इस तरह से बताना होगा, एक्सप्लेन करके बाय ग्राफ और जो भी है,
तो हम लोग एक्सप्लेन करने के कंडीशन में आएंगे। मतलब that means this kind of graph, negative correlation means that means this kind of graph, और zero correlation means this kind of graph आप बता सकते हो। अब इसमें एक चीज टर्म आता है, कुछ बेसिक कंडीशन है जिसके केस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोरिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है और क्या कंडीशन है डिफाइन करने के लिए। उसके लिए कुछ बेसिक एजम्पशन है। जो बेसिक एजम्पशन, जब कोरिलेशन वर्ड इस्तेमाल होता है तो हम लोग कब कोरिलेशन फाइंड आउट करने के कंडीशन में होंगे, हमें ये जानना है। जैसे मान लीजिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, सपोज ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, देन कैसे करेंगे? सो फर्स्ट आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, देन आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा बेसिक क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल होता है देन हम बोल सकते हैं कि अब हम आगे इस कंडीशन पे आ गए हैं कि हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला कोरिलेशन का जो कंडीशन है, हम कोरिलेशन टर्म जो RXY कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम तभी कर सकते हैं जब वेरिएबल x और y जो है वो लीनियरली रिलेटेड हो। मैंने क्या कहा? लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब कोरिलेशन जो आप डिफाइन करेंगे, दैट इज correlation is the relation between linear relationship between the two variables। तो अगर linearly related है तब हम इसे correlation term से define करते हैं। अगर वो correlation linear relation नहीं है तब क्या करोगे? तब term जो आता है multi collinear, ऐसा कुछ term define होता है, बट हमें जो study करना है that is linear relationship। So variable x and y are linearly related, तभी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट RXY कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें पता है जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं, सपोज एज और वेट का ही फैक्टर हमने लिया, तो एज और वेट जो है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सारा वेरिएबल, ईच वेरिएबल इज बीइंग अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटरी कॉजेस of such nature as to produce normal distribution। अब देखो होता क्या है, कभी भी जब कोरिलेशन टर्म हम डिफाइन करते हैं तो हमें एक फैक्टर के लिए स्टडी करना है। जैसे मैंने एज और वेट लिया, एज और वेट का रिलेशन के बेसिस पे हमारे पास डेटा होगा, हम कोरिलेशन निकाल लेंगे। लेकिन करना क्या है, सिर्फ एज और वेट, सिर्फ एज जो है या वेट एज पे ही डिपेंड करता है, या फिर और भी अदर फैक्टर्स हैं हमारे पास? और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे वेट डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एज पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो दो वेरिएबल लिया है वही दोनों आपस में रिलेटेड हो, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिस पे वो डिपेंड करता है। लेकिन हमें जब स्टडी करना है एक बार में लीनियर रिलेशनशिप का, देन वो हमें सिर्फ एक टर्म को ये करना है, ठीक है? जैसे एज हाइट पे भी डिपेंड करता है। एज देखिए आपका हाइट वेट दोनों पे डिपेंड करता है। अब आप हाइट कंसिडर करोगे तो वेट को रिमूव कर दो, वेट कर रहे हो तो हाइट को कम रिमूव कर दो। एक को कंसिडर करना है, बाकी सारे टर्म्स को कंसिडर हमें नहीं करना, एक बार में एक ही करना है। और जो भी रिलेटेड होगा, the forces so operating on each of the variable series are not independent of each other but are related। obviously जब तक related नहीं होगा तब तक हम correlation नहीं निकाल सकते। तो these three condition, ये तीन condition है जब हम correlation calculate कर सकते हैं। पहला, जब दोनों variable आपस में linearly related हो। दूसरा, एक से ज्यादा variables पे भी उसका इफेक्ट आया हो, मतलब एक जो वेरिएबल आप स्टडी कर रहे हैं उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स का भी स्टडी हो, बट वो नॉर्मल हो। हमें सिर्फ एक फैक्टर को ही स्टडी करना है, बाकी सारे एज अ नॉर्मल फॉर्म हम ले लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको यूज नहीं कर रहे होते हैं, बट ये पता होता है कि और भी फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है, जब भी रिलेशन होगा देयर इज ए कैजुअल फॉर्म, मतलब आप एक रिलेशन कैजुअल फैशन, मैंने बताया था ना, जो ये फॉर्म है दैट इज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट मॉडल इसको कहा जाता है। y इज इक्वल टू, आप लिखते हो जो y इज इक्वल टू ax प्लस b, इस पर्टिकुलर फैशन पे ही रिलेशन होना चाहिए। इस तरह का रिलेशन होगा तभी हम कोरिलेशन स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोरिलेशन स्टडी
नहीं कर सकते। तो ये 3 कंडीशन है जहां पे कोरिलेशन विजिबल है, कोरिलेशन का स्टडी पॉसिबल है। इसके बाद ही हम आगे कुछ फर्दर मूव कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कोरिलेशन नहीं पढ़ना। ठीक है, क्लियर है ये बताइए मुझे पहले, पॉइंट्स क्लियर है या नहीं? डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार सबका। देखो, कोरिलेशन हम कोएफिशिएंट कब निकाल सकते हैं? जैसे देखिए, हाइट, सीरीज ऑफ हाइट एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, series of marriage rate and rate of agricultural production in a country over time, series of कुछ भी निकाल सकते हो, कहीं से भी कोई कनेक्शन, series relating to size of shoe and intelligence of a group of individual। अब बताओ इसमें रिलेशन कुछ दिख रहा है? अगर रिलेशन है, पॉसिबल है, विजिबल दिख रहा है, लगता है कुछ पॉसिबिलिटी है, देन हम स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब बताओ, साइज ऑफ शू और इंटेलिजेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? क्या किसी का मतलब इंटेलिजेंस है जो शू के साइज पे डिपेंड करता है? टेल मी, इज इट कोरिलेटेड और नॉट? बताओ, रिलेशन बताना है, साइज ऑफ शू और इंटेलिजेंस में क्या कोई रिलेशन है? बताइए। नहीं है? कुछ समझ नहीं आ रहा? Is there any relation or not between intelligence and size of shoe? बताओ। तो ये मतलब क्या होता है? क्या? जैसे बताओ, तुम्हारे शू का साइज और तुम्हारा इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन है? तुम्हारी कितनी बुद्धि, तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, क्या शू के साइज पे डिपेंड करता है? जूता के नंबर से No, ma'am. ऑब्वियसली कोई करेगा। जूता के नंबर से दिमाग का थोड़ी पता चला। लॉजिकली तो ये दिख नहीं रहा है कि कैसा कुछ पॉसिबल है, लेकिन मान लीजिए ऐसा करते हैं, कुछ सपोज कि कुछ लोग, जितने भी कॉलेज में लोग हैं, चलो आपके क्लास में ही ले लो, जितने भी क्लास में लोग हैं, सारे क्लास के लोगों का शू साइज और सबका इंटेलिजेंस कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो स्टडी करना है ना, वो डेटा के बेसिस पे स्टडी करना है, लॉजिकली उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मान लो इनकम, प्रोडक्शन, जो ये दूसरा आपका ये भी दिया है, ये भी एग्जांपल जो है, मैरिज रेट एंड एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होगा वो रेट, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ हर साल का, ले लो हर साल 2010, 11, 12 से लेके 2020 तक आ जाइए आप, हर साल का जो मैरिज रेट होगा वो, और हर साल का जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उन दोनों में रिलेशन है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। तो ये जब भी चेक करेंगे, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर के बेसिस पे तो कुछ रिजल्ट हो सकता है, कभी कभी दिख जाए कि आपको रिलेशन है, लेकिन इस तरह का रिलेशन अगर आपको लॉजिकली पूछा जाए तो ये एक चांस होगा, बाई चांस अगर रिलेशन दिख भी रहा है। मान लो जो शू और इंटेलिजेंस की बात करें, शू साइज और इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं, उसमें रिलेशन मिल सकता है। जब डेटा के बेसिस पे आप स्टडी करेंगे तो हो सकता है मिल जाए, बट लॉजिकली आपको दिख तो नहीं रहा। तो अगर इस तरह का रिलेशन आ जाता है, दैट इज नोन एज चांस कोरिलेशन और नॉनसेंस कोरिलेशन और स्प्यूरियस कोरिलेशन। देखो, इफ एनी ऑफ द एबव केसेस
द वैल्यू ऑफ आर और इज नॉट जीरो, इन केस मान लो नॉट जीरो आया, दैट मीन्स दे आर कोरिलेटेड। जीरो होता है तो हम मानते हैं नो कोरिलेशन, लेकिन अगर जीरो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ कोरिलेशन आ रहा है, देन दैट काइंड ऑफ कोरिलेशन इज नोन एज चांस कोरिलेशन, स्प्यूरियस कोरिलेशन और नॉनसेंस कोरिलेशन। अगर मान लो जूता के साइज से किसी का इंटेलिजेंस डिपेंड करता है और ऐसा कोई कोरिलेशन आपको मैथमेटिकली मिल भी जाता है, देन हम उसको नॉनसेंस कोरिलेशन कहेंगे, चांस कोरिलेशन कहेंगे। कुछ भी ऐसा कोरिलेशन दैट इज वो लिंक्ड नहीं है, जैसे आपका फर्स्ट भी बोल रहा है हाइट का इनकम ऑफ इंडिविजुअल से कोई रिलेशन दिखता है आपको? आपकी हाइट और आपका इनकम, नो मैम। मतलब तो यही है ना, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका वही होगा, मतलब इनकम ज्यादा होगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, बहुत ऐसा भी होता है जिसका हाइट बहुत कम हो और इनकम बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा हो सकता है। यस मैम, ऐसा रहता तो मुकेश अंबानी। हाँ, मुकेश अंबानी का भी इतना नहीं होता ही नहीं इन दैट केस। और इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, ये जो भी फैक्टर्स है ये सारा, अगर मान लीजिए मैथमेटिकली ये क्या प्रूफ हो जाए मैथमेटिकली डेटा के हेल्प से हमें नहीं पता, बट अगर इस तरह का रिलेशन दिख जाता है, अगर मैथमेटिकली आ जाता है, देन दैट इज चांस कोरिलेशन और नॉनसेंस कोरिलेशन, यू कैन से, सीधे बोल। तो ऐसा रिलेशन भी विद द हेल्प ऑफ डेटा आपको मिल जाएगा कभी ना कभी। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे क्लास में अभी भी आप करके देखिए, सबके शू साइज का रिलेशन कंपेयर करके देखिए, सबका इंटेलिजेंस के बेसिस पे, तो हो सकता है कोई मैथमेटिकल रिलेशन दिख जाए, बट दैट इज नॉनसेंस कोरिलेशन। बट हम बेसिकली इस तरह के कोरिलेशन को हमारा स्टडी करना हमारा पर्पस नहीं है। जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा कोरिलेशन पढ़ने का जो मकसद है बोला जाए, तो वो ये है कि आपको स्टडी करना है वैसे फैक्टर्स को जो डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे। जैसे मान लीजिए सेल्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, एज के साथ आप इंटेलिजेंस को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा फैक्टर्स जो है जो कंपेरेबल नहीं है, हमें उससे स्टडी करना, कोरिलेशन में फाइंड आउट करना, वो हमारा टास्क नहीं है, वो हमारा फोकस उस पर होना ही नहीं चाहिए। हमारा फोकस हमेशा उस पर होना चाहिए जहां हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकें, और जहां किस तरह का रिलेशन है, किस एक्सटेंट तक रिलेशन है, वो फाइंड आउट करना हो। या तो वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कुछ भी हो, बट हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करने के कंडीशन में आना होगा। और ये सारा जो टर्म है ना, ये कंप्लीटली जो सोशल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं उस पर डिपेंडेंट है। अब इसको सिर्फ हमें ये पता करना है, क्योंकि हम कुछ भी अगर मान लो कुछ बोलते हो, जैसे मैंने आपको कहा भी था, बहुत मान लीजिए आपकी फ्रेंड की और आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आप बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कभी भी इसको मैथमेटिकली नहीं डिफाइन कर पाओगे। अगर उसी चीज को मैथमेटिकली डिफाइन कर दे रहे हैं तो वो चीज ज्यादा रिलायबल हो जाता है। और आज के डेट में अगर बात कर रहे हैं तो कभी भी आपका टर्म, आपकी बात आपने कह दिया, मेरे और मेरे फ्रेंड की बहुत अच्छे दोस्त है, या फिर आपका सेल और आपका प्रोडक्शन जो है आपकी कंपनी का बहुत अच्छा है, दोनों में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रिलेशन है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। जितना सेल आप करते हो, जितना प्रोडक्शन होता है, वो दोनों एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में हो रहा है, मतलब जितना सेल और प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। लेकिन ये आप बोल रहे हैं, ये चीज कितना डेटा से प्रूफ हो सकता है, हमें वो चेक करना है। और विद द हेल्प ऑफ डेटा ही हम ये जज करेंगे कि उसमें कोई कोरिलेशन है भी या नहीं। तो ये चीज हमें चेक करना है, और इसलिए हम करते हैं ऐसा। देखो, इस चीज को हम एक बार चलो इसी चीज को हम एक बार डेटा के हेल्प से देखते हैं, कोरिलेशन निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली, फिर उसका और भी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ। देखो, correlation between, find the correlation coefficient between the following heights of father and their son। फादर और सन का हाइट दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर, मान लो फादर का x है और सन का ये दिया है 65 सेंटीमीटर जो है का हाइट है, सन का 67, 66 फादर का है, 68 सन का, 67, 65, 67, 68, इस तरह का डेटा दिया हुआ है सेंटीमीटर में आपके पास, सॉरी इंचेस में है। अब आपको ये बताना है कि क्या फादर और सन का
अगर हम हाइट मेजर करें तो क्या उसमें कहीं कोई कोरिलेशन है, क्या मतलब फादर के हाइट पे सन का हाइट डिपेंडेंट है या नहीं, ये जज करना है। तो ये इस तरह को हम, अब ये जज करना हम ऐसे सोशली जज करें वो अलग चीज है, बट हमें उसे मैथमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ कुछ 10 लोगों का ऑब्जर्वेशन लिया है, 8 लोगों का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिया है, और इसके बेसिस पे बता रहा है कि फादर और सन का हाइट डिपेंड करता है एक दूसरे पे या नहीं, फादर के हाइट पे सन का हाइट डिपेंड करता है या नहीं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सन फादर का हाइट, सन का हाइट, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो देख लो क्या है, फॉर्मूला होता है ये वाला हमारे पास, आर एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, या आप सिंपली लिख सकते हो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म, और इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, एक्स बार वाई बार का प्रोडक्ट, 1/n समेशन एक्स आई, ये डायरेक्टली वेरिएंस निकाल लो, ये टर्म सारा वेरिएशन वैल्यूज निकाल के रखेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया, वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया, एक्स वाई कैलकुलेट कर दिया, सारे वैल्यूज को जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं, एक्स बार देखो हमारे पास एक्स क्या था, सम ऑफ एक्स जो है दैट इज 554। अब 554 को डिवाइड करो, कितने ऑब्जर्वेशन है, 3 6 2 8, 8 से डिवाइड कर दो 554 को, क्या आ गया 68, एवरेज ऑफ एक्स बार मतलब फादर के हाइट का एवरेज, दूसरा है सन के हाइट का एवरेज, मतलब ये टोटल सम 552 टोटल सम कर दिया, दैट मीन डिवाइडेड बाय 8, सो जो रिजल्ट आया है दैट इज ये 69, मतलब एवरेज हाइट जो सन का आया है दैट इज 69 और एवरेज हाइट जो फादर का आया है वो 68 आया है। फिर हमें क्या चाहिए, सारे वैल्यूज को, आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली यही इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वेरिएंस का फॉर्मूला जैसे यूज करते हो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें देखना क्या है, समेशन एक्स वाई जो हमें मिला है वो ये है 39 समथिंग था ना, 37560 ये डिवाइडेड बाय 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार हमें 68 मिला है, 68 वाई बार 69 मिला है, मल्टीप्लाई कर दिया 1/n, n इज ऑलवेज 8, सो 8 एक्स स्क्वायर, देख लो एक्स स्क्वायर क्या आया है 37028, सो दिस टर्म बीइंग डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह -68 कर देंगे, एक्स बार जो हमारा आया है 68 का स्क्वायर तो माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसी तरह ये टर्म हम निकाल रहे हैं, और ये जो रिजल्ट आया है वो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, जब करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 0.6023। देखो ये जो 0.6023 है ना, ये बता रहा है 0.6023, ये जीरो कोरिलेशन नहीं है, जीरो नहीं है मतलब फादर और सन का हाइट में कोरिलेशन है, और वो कोरिलेशन कितना बोल रहा है 0.60 बोल रहा है, 0.60 का मतलब है अप्रोक्स 60% कोरिलेशन है बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड सन। अगर यही वैल्यू मान लीजिए 0 आ जाता देन वी कैन से कि फादर और सन के हाइट में रिलेशन नहीं होता, दैट इज नॉट रिलेटेड। और अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है 0.60 समथिंग, तो हम ये बोलेंगे देयर इज अ रिलेशन। जो हाईएस्ट वैल्यू, अगर मान लीजिए ये, अगर इसी में माइनस साइन आ जाता, कुछ मान लो ये वैल्यू ज्यादा होता ये वैल्यू कम हो जाता, तो क्या हो जाता, ये 3 नहीं आता, सपोज चेंज कर लो तो ये -3 हो जाता, तो -3 हो जाता तो जो वैल्यू आता आंसर हमारा माइनस में आता, तो कहते देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन फादर एंड सन। मतलब ये है पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये बता रहा है अगर फादर की हाइट ज्यादा है तो सन का भी हाइट ज्यादा होगा। नेगेटिव कोरिलेशन में ये बताता फादर की हाइट ज्यादा है तो सन की हाइट कम होगी, ये बताता है। तो इस तरह का रिलेशन हमें देखना होगा, बताना होगा। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फादर का हाइट जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे सन का भी हाइट इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे फादर का हाइट ज्यादा है तो सन का भी हाइट ज्यादा है, अगर कम है तो कम है, ऐसा रिलेशन है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन, इस डेटा के बेसिस पे बताया गया है। आगे अगर हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे उसमें आपको दिखेगा उल्टा रिलेशन है, फादर का हाइट जितना ज्यादा होता है
सन का हाइट उतना कम हुआ है, एक स्टडी में ऐसा डेवलप कर दिया गया है, मतलब ऐसा डेवलप होकर स्टडी आया है, एक इस तरह का भी रिजल्ट है। बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड सन। बट ये हर केस में ट्रू होगा हम ये नहीं बोल सकते। ठीक है, ये एग्जांपल समझ आया? बताओ, ये एग्जांपल क्लियर है? इस तरह से कोई भी डेटा आपके पास होगा किसी भी तरह का, ये मार्केट का, सेल्स का भी हो सकता है, इंटेलिजेंस हाइट का भी हो सकता है, हाइट वेट का भी हो सकता है, मार्क्स का भी हो सकता है। सपोज ऐसा हो कि मार्क्स ऑफ फर्स्ट पेपर, मार्क्स ऑफ सेकंड पेपर, देन कोई रिलेशन है दोनों में, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्क्स ऑफ टू पेपर्स। सो ये भी हो सकता है, कुछ भी रिलेशन के फॉर्म में हो सकता है। तो कहीं भी दो वेरिएबल हम दे रहे हैं और दोनों वेरिएबल का रिलेशन स्टडी करना है, देन हमें इसी तरह का डेटा इसी फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। और यहाँ जो लास्ट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ये सॉल्यूशन आएगा आपके पास, दैट इज ऑलवेज माइन इन द रेंज ऑफ -1 to 1। ये वैल्यू कभी भी 2, 3, 4, 5 लाइक ऐसा कभी नहीं आएगा। दैट इज ऑलवेज आइदर -1 और +1 और इन बिटवीन दैट, मतलब -1 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है, बट इसके सिवा और कुछ नहीं होगा और कोई टर्म नहीं हो सकता। अगर इन केस आपको कोरिलेशन में 5 दिख जाए, देन समझ लीजिए आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। 1 पॉइंट समथिंग दिख जाए, देन समझ लीजिए आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, क्योंकि 1 से ज्यादा कोरिलेशन कभी हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली जो टर्म 1 कोरिलेशन कब होगा ये देख लो, कब कोरिलेशन 1 होता है। अगर ये 65 है और ये भी 65 आ जाए, ये 66 है ये भी 66 आ जाए, 67 है ये भी 67 हो जाए, सेम हो जाए एकदम 2 कॉपी, 67 के साथ ये भी 67 हो जाए, ये भी सेम हो जाए, सारा कुछ अगर एग्जैक्टली सेम हो जाएगा ना, तब हम बोलेंगे कि देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब 1 हो जाएगा इन दैट केस कोरिलेशन। आप करके देख सकते हो इसी डेटा में, अगर कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, सेम टर्म ले लो, 65, 65, 66, 66, सेम टर्म लेके देख लो, देन इन दैट केस कोरिलेशन एग्जैक्टली वही 1 आएगा। और वो 1 तब होता है जब परफेक्ट कोरिलेशन हो, मतलब ये भी 65 है, फादर का हाइट भी 65 है, सन का भी हाइट 65, फादर का 66 है, सन का भी 66 है, तब हम बोलेंगे एग्जैक्टली जो टर्म आ रहा है सेम कोरिलेटेड है। जैसे प्रोडक्शन और सेल का ही मान लीजिए डेटा ले रहे हैं, जितना प्रोडक्शन हमने 10,000 प्रोडक्शन किया फॉर एक पर्टिकुलर ईयर में, और सारा का सारा सेल हो गया, नेक्स्ट डे भी हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्जैक्टली पूरा का पूरा सेल हो जाए, नेक्स्ट ईयर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं सारा का सारा सेल हो जाए, अगर ऐसा कुछ भी दिखे, देन दैट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ऐसा नहीं दिखता है, देन दैट इज मतलब कोरिलेशन है, बट देयर मे बी दैट मे बी इन बिटवीन 0 to 1। नेगेटिव कोरिलेशन है, दैट मीन्स -1 to 0 कहीं ना कहीं लाई करेगा। बट हमें जो कोरिलेशन फाइंड करना होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है, कभी कभी कोरिलेशन, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था क्राइम और नंबर ऑफ पुलिस का, जितने क्रिमिनल्स होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे क्रिमिनल्स का नंबर्स बढ़ता है, पुलिस फोर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, तो आप उसको भी इंक्रीज कर दो। अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन दिखेगा। मान लो पुलिस फोर्स बहुत कम है और क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा हैं, तब क्या होगा, देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। और इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, इसी डेटा में आप कन्वर्ट करके, एक काम करना आप लोग, जो डेटा यहाँ लिखा है, ठीक है, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, जो डेटा लिखा है एग्जैक्टली फादर का जो डेटा है आप एग्जैक्टली सन के डेटा पे डाल देना, सेम टर्म, रिमूव कर दो इस चीज को, देखो क्या कोरिलेशन आता है। ठीक है, और मुझे बताइएगा वो कोरिलेशन एग्जैक्टली आ क्या रहा है।
और उससे जज करिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म का क्या बात कर रहे हैं, क्या रिजल्ट मतलब चेंज कैसे होता है, वेरिएशन क्या आएगा। अगर वेरिएशन है तो किस तरह का वेरिएशन है, नहीं है तो फिर कैसा है, मतलब नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, ये एग्जाम्पल क्लियर है या नहीं, ये बताओ मुझे पहले। कैलकुलेशन करना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसी में आप एक डेटा ना बस चेंज करके मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट आता है। आप खुद से इतना कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर कैलकुलेशन नहीं करना ना तो आप चेंज ऑफ ओरिजिन वाला स्केल वाला भी कर सकते हैं। ऐसे अभी तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो ना, तो आराम से कैलकुलेटर पे सारा वैल्यू करके पुट करके देखो, एग्जैक्टली कॉपी कर देना। फादर का जो डेटा है ना, कॉपी करके सन के डेटा पे रख दो, सेम सेम टर्म, एक भी चेंज नहीं दिखना चाहिए। आप देखिएगा कैलकुलेशन जो आएगा ना, रिजल्ट आपका दैट इज 1 आएगा। और अगर ये है तब तो आपका कोरिलेशन आया हुआ है, बट ये टर्म आएगा। और या फिर एक केस और भी आप चेक करके देख सकते हो, जब इसका 65 है, पहले अरेंज कर दो सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में है। अब सीक्वेंशियल ऑर्डर में तो क्या करना, उठा के जस्ट चेंज कर देना, ये 72 को यहाँ लेके चले आना, इस 70 को यहाँ लेके चले आना। देखिए समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हो, उसी से समझ में आएगा एग्जैक्टली हम करते क्या है। पहले केस में क्या करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक केस में आप जो डेटा है फादर का एग्जैक्टली सन पे रख दो, आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में क्या करना, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 65, 66, 67 ऐसा कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप क्या करना, ये 72 का जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये यहाँ रख देना, ये 70 यहाँ कर देना, 69 को यहाँ कर देना, 68 यहाँ कर देना, 67 यहाँ करना, 67 यहाँ करना, 66 यहाँ कर देना, और 65 यहाँ कर देना। देखना परफेक्ट नेगेटिव -1 आ जाएगा कोरिलेशन। आप ये करके देखना, होगा तो मुझे आंसर शेयर करना क्या आ रहा है। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। ये चीज इस पे अप्लाई करके देखिए, फिर हम लोग उसके बाद आगे इसका लिमिट कैसे क्या चेंज होता है, क्या आंसर है वो हम लोग देखेंगे। लिमिट ऑफ कोरिलेशन -1 to 1 का क्यों आता है, ये आप क्वेश्चन बनाने से ही मोरल समझ जाएंगे, बट उसी चीज को हम मैथमेटिकली देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिराइवेशन और डिड्यूस करके रिलेशन के कैसा टर्म आ रहा है। बट आप ये होमवर्क है सबके लिए, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सबके लिए। ठीक है, और करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। ओके देन, मैम एक बार और बताइएगा मैम प्लीज। क्या बताना है बोलो, जो करना है वो। यस मैम। ठीक है, कॉपी पेन है, नोट करिए ना, मैं बता रही हूँ क्या है। देखिए क्या करना है आपको, जो आपको डेटा सन का नहीं लेना। पहले केस में क्या करना, जो फादर का डेटा है, सन का डेटा वही नंबर रख देना। यहाँ पे 65 है तो ये भी 65 कर देना, 66 है ये भी 66 कर देना, ये 67 है ये भी 67 कर देना, ये 67 है ये भी 67 कर देना। एग्जैक्टली कॉपी कर देना, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें। और उसके बाद जैसे जैसे इसमें कोरिलेशन निकाला है, सेम वे में आपको कोरिलेशन निकालना है, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। आंसर क्या आता है वो नोट करना है, आंसर इंपॉर्टेंट है। दूसरे केस में क्या करना है, जो फादर का डेटा है, जो भी फादर का जो डेटा है वो लिख लो। सन के डेटा से हमको कोई मतलब नहीं है, अभी हम सन के डेटा को डील नहीं कर रहे हैं, सन के डेटा को रिमूव कर देना। उसके बाद क्या करना, जो भी फादर का डेटा यहाँ से सीक्वेंशियली गया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से यहाँ तक, आप क्या करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सन के डेटा को यहाँ से लिख देना। मतलब ये जो हाईएस्ट है उसको यहाँ लिख देना, ये जो 70 है उसको यहाँ लिख देना, 69 है उसको यहाँ लिख देना, इस तरह से रीअरेंज कर देना। उसके बाद सेम फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसी फॉर्मूला से कोरिलेशन निकालना, जो रिजल्ट आता है वो नोट करना है। ठीक है, करना क्या, पहले ये डेटा डिलीट कर दो, सन वाला टोटल डेटा डिलीट कर दो, फादर वाले डेटा से ही फादर का रिलेशन, जो नंबर यहाँ लिखा एग्जैक्टली कॉपी कर दो, क्या रिलेशन आ रहा है वो,
और एक के फादर वाले रिलेशन को, जो भी मतलब सॉरी डेटा को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, देन कोरिलेशन निकालना, इसी फॉर्मूला से। ठीक है, समझ गया वरना क्या बोल रहे हैं? यस मैम। बस इतना करके देखिए रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट से आपको समझ में आ जाएगा हम लोगों का रेंज क्या है और मतलब इसका स्टडी का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है मैम पीडीएफ शेयर कर दीजिए। ठीक, श्योर। मैम अटेंडेंस हो गया है? कर दिया। अटेंडेंस अभी just ठीक है मैम।